हेलो एंड वेलकम दोस्तों। नाइन्थ क्लास का साइंस का विज्ञान का जो दूसरा पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे चैप्टर के बाद, अब उसमें इस वीडियो में आप जो सेकंड चैप्टर था ना विज्ञान का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिखेंगे और यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर आप मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। और बाकी अगर आपने कोई पार्ट या कोई लेसन नहीं पढ़ा हो, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हो सेकंड चैप्टर, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप वहां से जाकर या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और 9th और 10th का सब मटेरियल पूरा आपका एनसीईआरटी का और सीबीएसई पैटर्न सबको आपको यहाँ पर सलूशन मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपनी स्टडी को अच्छे मजबूत बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का पहला, यहाँ पर 9th क्लास का आपका सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कि पदार्थ से क्या समझते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो मतलब कि पदार्थ अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, देखिए पढ़िए, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, मतलब कि एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। ठीक है, मतलब कि अगर सोने के होंगे तो सोने ही सोने के होंगे, और तांबा होगा तो तांबा ही तांबा होगा। इसको कहते हैं क्या, पदार्थ की परिभाषा, इसको कहते हैं पदार्थ। अगला है यहाँ पर आपका कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो समांगी मिश्रण की एक सही जैसे कि अगर तांबे का कोई पदार्थ है तो तांबा ही तांबा उसमें होगा, तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी मिश्रण मतलब कि तांबा तो है ही, उसमें सोना मिला दिया, तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं, इसका एक समान संगठन होता है, मतलब एक से ही चीज़ है इसमें एक से ही कण, मतलब एक से ही कण और पदार्थ होते हैं। विषमांगी मिश्रण में एक से एक संगठन नहीं होता। सेकंड है, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण, सीमाएं या बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड आदि। मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होती कि वो इसके बाद मिल नहीं सकती। ठीक है, वो एक दूसरे से मिल जाती है। इसमें होता है, देखिए इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण, सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत आदि, मतलब सब अलग अलग यहाँ पर रहेगा आपका। इसका फिर बाद है आपका थर्ड नंबर का कि इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। इसके अवयव क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो रिक्त स्थान होता है उसमें समाहित हो जाते हैं। थर्ड इसका देखिए कि इसके अवयवों को प्राय आप देख सकते हैं, इसको अपन देख सकते हैं, इसके रिक्त स्थानों के बीच में जो कण होते हैं ना वो समाहित नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर अब पेज नंबर जो 20 है ना, 20 पर जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। कौन सा समांगी होता है, उदाहरण देना है। तो आपने एनसीईआरटी में प्रश्न क्रमांक जो 16 है, पेज नंबर 16 है, प्रश्न संख्या 2 को उत्तर को देख लें। तो वही का वही उत्तर है आपका, जैसे कि यहाँ पर ये है ना दूसरा वाला, इस वाला, ये वही का वही आपका आंसर है फर्स्ट वाले का, तो आप उसका ही अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन की यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। यहाँ पर देखिए तीनों किस तरह से भिन्न है, ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है विलयन, फिर दूसरा निलंबन, यहाँ कोलाइड विलयन। तो देखिए फर्स्ट वाला है कि ये एक समांगी मिश्रण होता है, मतलब कि एक से ही कण होते हैं इसमें। ये विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। ठीक है, ये समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रणों से मिलकर बना होता है। ये एक से कणों तो होते हैं, एक से पदार्थ से तो बनता नहीं है, पर दिखाई कैसे देता है, समांगी की, मतलब कि एक जैसा ही कणों से मिलकर बना है, ऐसा प्रतीत होता है। सेकेंड नंबर का है कि विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, ये व्यास में 1 nm, ठीक है, 1 nm मतलब 10⁹ मीटर से भी -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते, यहाँ तक कि वे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते।
ठीक है। यहाँ जबकि निलंबन क्या होता है, विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। कितना होता है, 100 nm व्यास से बड़े हैं, इसलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कोलाइड आता है कि इसमें विलय के कण का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कणों में व्यास में 1 nm से 100 nm के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके को भी तो देखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको भी देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का क्या है, यहाँ पर थर्ड नंबर है आपका कि यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, ये फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। ठीक है। अगर जो आपके ये है ना विलयन और जो कोलाइड विलयन में थोड़े बहुत समानता रखते हैं। यह स्थायी है तथा इसके विलय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यह अस्थायी होते हैं तथा ऐसे के कण कुछ समय बाद तली पर जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा इसके मिश्रणों को अलग कर सकते हैं। यह स्थायी विलयन है जिसमें विलय पदार्थ पृथक नहीं होते हैं, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है। ये कुछ समय है। उसके बाद आता है इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, मतलब प्रकाश क्या होता है, गुजरता नहीं है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। इसका नंबर आता है 5th वाले का कि इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता है और टिंडल प्रभाव भी उत्पन्न करता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन मतलब होता है कि इसमें प्रकाश क्या होता है, गुजर नहीं पाता। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसमें प्रकाश क्या होता है, गुजर जाता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि विलयन होता है, विलयन में क्या प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, मतलब प्रकाश नहीं गुजरता है। ठीक है। और इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो इसमें जो निलंबन होता है ना उसमें गुजर जाता है। और तुम्हारा इसमें भी जो टिंडल प्रभाव भी इसमें भी दर्शाता है, मतलब इसमें भी ये गुजर जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। तो पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, तो 300 मतलब 36 ग्राम है। विलायक कितना है, मतलब कि जल किसमें मिला रहा है, जल में मिला रहा है, तो 100 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस द्रव्यमान का द्रव्यमान, तो इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये है तो 36 + 100 बराबर कितने हो जाएंगे, 136 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा कि इसकी सांद्रता ज्ञात करना है। तो अभी आपने क्या किया, उसकी विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना था, विलयन का द्रव्यमान आपको यहाँ पर निकालना है, क्योंकि विलय का द्रव्यमान तो आपको दे रखा है, विलयन का द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे विलयन की सांद्रता का। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर आएगा 3 मतलब कि 36 पहला है, यहाँ पर विलय का द्रव्यमान है और यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकाल लिए, 136 आ गया और 100 मल्टीप्लाई 100 किसका कर दिया, 100 का कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 26.4%। ठीक है। तो ऐसे आ जाता है। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न संख्या 26 पर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखिए पढ़ते हैं कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। मतलब कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल आपस में मिल जाएंगे तो उसको किस टाइप से अलग करेंगे। तो पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया। अब उसको कैसे, मतलब कि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल भी है, मतलब अंतर भी है। तो देखिए जब दो घुलनशील द्रवों को क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री या सेल्सियस इससे अधिक हो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगर 25 डिग्री हो या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इसको आसवन विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। देखिए आसवन विधि क्या होती है कि आसवन विधि में क्या होता है, मिश्रण और पेट्रोल मिश्रण ले लिया, आसवन फ्लास्क में ले लिया, फिर इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। यहाँ पर जो चित्र दिया है ना इसका वर्णन कर दिया है चित्र का। ठीक है। ये पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, पहले चित्र समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बीकर ले लिया है, बीकर में पेट्रोल और मिट्टी का तेल ले लिया। ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर थर्मामीटर लगा दिया, यहाँ पर आपने लैंप लगाया, मतलब यहाँ पर आग उसको ऊर्जा दे रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये जो भाप बन के जाएगा ना
तो ये यहाँ से पेट्रोल तो क्या है, पेट्रोल तो यहाँ से पेट्रोल क्या है, ये प्लस आयन जाएंगे मतलब हवा जाएगी, तो पानी ऊपर है इसका, वो पेट्रोल क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे जाएगा, वो जो मिट्टी का तेल है वो कहाँ हो जाएगा, वो यहाँ सतह पर क्या होता है, चैट जाता है। देखिए तो उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, क्या करा, मिश्रण मतलब मिश्रण को एक आसमान फ्लास्क में ले लें, इसमें एक थर्मामीटर लगा लें, उपकरण को चित्र 2.7 दिया है ना, इसके अनुसार व्यवस्थित करें। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते जाएं और थर्मामीटर को देखें कि कहाँ इसका ऊपर जा रहा है या कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आता है कि पेट्रोल बाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया था, यहाँ पर कर लिया है। इसे आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल जो क्या था शेष रह जाता है, इसमें क्या रह जाएगा, शेष मिट्टी का तेल रह जाएगा। अब सावधानी इसमें क्या रखना है, सावधानी रखना है कि पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आसानी से आग लग जाती है। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें जो पेट्रोल है आसानी से आग पकड़ लेता है, तो इसको जो यहाँ पर जो लैंप लगाओगे उसको आसानी से मतलब ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर ऊर्जा देना पड़ेगी। उसके बाद आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्या है कि पृथक करने की सामान्य विधियाँ का नाम लिखना थे। तो देखो दही से मक्खन बनाने के लिए कौन सी होती है, अपकेंद्र विधि होती है। समुद्री जल से नमक किसका बनाएंगे, बाष्पीकरण से। क्या होता है कि जब वाष्प धूप पड़ती है ना तो वहाँ पर बाष्पीकृत होता है, ठीक है, उसका ऊर्ध्वपातन होता है, नमक से कपूर बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रणों को अलग करते हैं, मतलब पृथक करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक प्राप्त में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि क्रिस्टल, एक एक क्रिस्टल क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे जो दाना कहते हैं ना, नमक का जो दाना होता है एक दाना, उसको क्रिस्टल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जो आपका पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर 27 पर 27 पर है, उस पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितने सारे दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है, भौतिक में और रासायनिक में। देखिए पेड़ काटना क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पेड़ काटना क्या कहलाएगा, पेड़ काटना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर क्रिया होती है रासायनिक क्रिया। ठीक है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना ये भी भौतिक क्रिया है, ऑटोमेटिक पिघल जाते हैं। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, बट जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का उबलकर बाष्प बनना ये भी भौतिक है, ऑटोमेटिक मतलब कि ये एक है ही कि गर्म करोगे तो जल वाष्प बनकर निकलेगा। लकड़ी और कागज़ का जलना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी और कागज़ का जलना। जल में साधारण नमक का घुलना और फलों से सलाद बनना ये क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि आपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें तो क्या होगा। देखिए शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्रित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि मिश्रण, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि को आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ या मिश्रण पदार्थ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन और कि यहाँ पर है पाठ, ये आप कौन से क्वेश्चन आ गए, ये आ गए आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न हैं वो, ये जो बीच बीच के जो प्रश्न थे वो हो गए हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है, ये पाठ्य पुस्तक के यहाँ पर प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए किन किन विधियों को आप अपनाएंगे, ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए पहली विधि है आपकी कौन सी विधि कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए किसका उपयोग होगा, वाष्पीकरण विधि का। दूसरा विधि का क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग होगा। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा है आपका धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में निस्पंदन या छानन विधि का प्रयोग करते हैं। डी नंबर है कि दही से मक्खन निकालने के लिए आप अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं। जल से तेल निकालने के लिए आप पृथक्करण
कीप का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है चाय से, मतलब चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप छानन विधि, छानते नहीं है छलनी से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि बालू से लोहे की पिन को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज़ करते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेंगे, ठीक है। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए फटकन विधि, फटकते नहीं है, सूप में लेकर फटकते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद अगला आता है कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए भारण फिटकरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, बहुत सारी फिटकरी ले लेते हैं और फिटकरी को क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो पूरा जो कचरा होता है, जो महीन कण होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद आता है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों के पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके इत्र भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। चाय बनाना बताना है आपको। विलयन, विलायक, विलेय, घुलन, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। मतलब यहाँ पर शब्द का प्रयोग करें। नॉर्मल चाय ऐसे नहीं बनाना है आपको कि आप बोल दिया जैसे कि नॉर्मल बोलते हैं, गैस चालू करेंगे, एक बोल लेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे, ऐसे ऐसा नहीं, ठीक। उसमें यूज़ होना चाहिए शब्दों का। तो देखिए, सर्वप्रथम एक पात्र में एक कप पानी का विलायक के रूप में लीजिए। पहले विलायक होता है वो, इसमें विलेय क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं हो, बहुत लेसन चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे पढ़ाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक में या फिर प्लेलिस्ट में। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी में जल घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो कि जल में अघुलनशील विलेय है, चाय पत्ती पूरी घुलती नहीं है, तथा उससे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए, दोबारा से उबालना है। अब एक छलनी से इसे छानिए। चाय घुलने तथा चाय की पत्तियां छलनी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाती है। यह आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञा ने, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 3rd नंबर की। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में विलेय पदार्थ हैं और तापमान केल्विन में है और घुलनशीलता है, बता रहे हैं 4 चीज़ों की कितनी है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला दिया है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए किस टाइप से निकालेंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखिए पहला नंबर है कि चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, को संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा 62 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा भी रहा है। तो ये क्वेश्चन है वहीं के वहीं आपको डायरेक्ट लिखते जाना है। यहाँ पर है ना, जितना भी पूछे वो उतना ही आपको बनाना है। 313 पूछा तो उसने कहा 313 में कितना है, उसने क्वेश्चन में पूछा था आपसे कितना, 313, ठीक है। 313 में कितना है, 62 है, तो 62 हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है कि 353 केल्विन पर, तो 353 पर कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। पूरा चीज़ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक। 100 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जो बी नंबर का है उसमें देखिए बी को पढ़िए कि प्रज्ञा ने 353 केल्विन में पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन के कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगा, स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया भी हुआ है आपको आंसर कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, अलग अलग हो गए वो, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है तथा ठोस पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है। सी नंबर का क्या क्वेश्चन है, और सी नंबर का क्वेश्चन है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें तथा इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 293 पर देखिए सबसे ज़्यादा अधिक कौन होगा घुलनशील, किस प्रकार है, पोटेशियम 32 है, 36 है और 93, अलग अलग कहना। तो चारों चीज़ों को आपको यहाँ पर, जो चारों चीज़ें हैं ना, चारों को आपको लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर देखकर। उसके बाद अगला आता है आपका क्या, अगला क्वेश्चन है आपका डी, तापमान में परिवर्तन से लवण में की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही का वही जो क्वेश्चन था वही का वो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड विलयन, निलंबन। यहाँ पर अच्छे से तरह से समझा भी दिया था, एक बार और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की मात्रा अधिक, ठीक है, अधिक मात्रा उस विलयन में नहीं घुल सकती तो उसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, जब दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती, मतलब कि जितना, मतलब एक ताप दिया है उस ताप पर कितनी मिलायक आप मतलब विलायक में मिलाना चाहते हो, तो एक मात्रा आएगी कि उसके बाद वो मिलाएगा नहीं, उसको क्या कहते हैं, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। उसके बाद आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह है जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 nm से 100 nm के बीच होता है। इसके कणों के इन विलेय के कणों की खुली आंखें से नहीं देखा जा सकता तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि रक्त, दूध, फ्रेम, क्रीम, है ना, और मक्खन, फेस क्रीम नहीं होता है, मक्खन, ये सब कोलाइड विलयन के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है, ये निलंबन एक विषवांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर। आपने देखा होगा पानी में पानी, चूना, पत्थर आपने मिलाया होगा तो कभी। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों को वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। देखिए, तो समांगी मिश्रण आपको सिंपल है, जैसे समांगी मिश्रण एक से पदार्थ मिलकर हैं तो सोडा जल मिलेगा तो बनेगा, बर्फ मिलेगा, वायु मिलेगी, सिरका कोई चीज़ मिला दो उसमें, छनी हुई चाय मिला दो, तो ये क्या है, सब एक से ही विलयन है। विषमांगी में जैसे कि लकड़ी और मिट्टी, अब कहाँ लकड़ी कहाँ मिट्टी, आप अलग अलग हो जाएगा, मिश्रण एक सा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, मतलब जिसमें कलर नहीं है ना वो द्रव शुद्ध जल है, कैसे पता करेंगे। तो यदि वायुमंडलीय दाब पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते उबल जाए वो। उसके बाद अगर निम्नलिखित में तो कौन सी वस्तुएं शुद्ध हैं वो लिखना है यहाँ पर। तो देखिए, निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध कौन कौन सी हैं, तो बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये कब क्या है, ये सब शुद्ध चीज़ें हैं। उसके बाद अगला आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन कौन से हैं, तो देखिए समुद्री जल और सोडा आपके क्या है, विलयन है। बाकी मिट्टी क्या विलयन है, नहीं है। ठीक है, कोयला क्या विलयन है, नहीं है। वायु भी क्या है, विलयन नहीं है। उसके बाद आता है अगला 9वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है। ठीक है, तो कोलाइड विलयन कौन करते हैं, जो टंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित तत्व यौगिक तथा मिश्रण को वर्गीकृत करें। तत्व अलग करना है और मिश्रण अलग करना है, तो यहाँ पर ये दिखाई भी दिए हैं लोग को, यहाँ पर बॉक्स बना है उसमें आपको यहाँ दिखाना है। देखिए, तो तत्व कौन है, सोडियम, चांदी, टिन, ये सिलिकन, ये क्या है, सब आपके तत्व हैं। यौगिक कौन है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो आपके यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण क्या कहलाता है, 2 यौगिकों से मिलकर बनता है, जैसे चीनी का घोल, ठीक है, चांदी, मीथेन, मिट्टी, टिन, साबुन, वायु। उसके बाद आता है आपका सिलिकन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला, है ना, रक्त, ये सब मिश्रण में है। रक्त कैसा होता है, मिश्रण में नहीं होता, कितने तरह के उसमें चीज़ें चलती हैं। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं, तो कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है कि पौधों में वृद्धि, ये सब रासायनिक आपके रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, उसके बाद खाना पकना, भोजन को पाचन, मोमबत्ती का जलना, ये सब कैसे हैं आपके, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और पूरी वीडियो देखिए आप लास्ट तक आएँ। तो अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और
और अगर आप नए यूज़र हैं या नए देखने वाले हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और किस तरह से सुधार किया जा सकता है वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।